सियासत की बात सच्चाई के साथ आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। आखिरकार वो मौका आ ही गया जिसे लेकर कई महीनों से सिर्फ कयासों का दौर चल रहा था। जी हां, बात जनता परिवार की हो रही है, जिसकी एकजुटता के कयास लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही शुरू हो गए थे। वो कल यानी कि 15 अप्रैल को अस्तित्व में आ सकता है। कल एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के घर पर बैठक है, जिसमें नए दल का ऐलान हो सकता है। जाहिर है, ऐसे में अब ये सवाल भी खड़ा होना लाजमी है कि एकजुट जनता परिवार कितना ताकतवर होगा सियासत में। इस प्रयोग का असर क्या होगा और क्या वाकई एकजुट जनता परिवार इस स्थिति में आ पाएगा कि वो बदली हुई सियासत में खुद को सबसे बड़ा सूरमा साबित कर पाए। आज सियासत की बात में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कयासों का दौर खत्म हो चुका है और यह साफ हो गया है बुधवार यानी 15 अप्रैल को 2.5 दशक पुराना एक प्रयोग दोहराया जाएगा। एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव के घर पुराने जनता परिवार के दिग्गज जुट रहे हैं, जिसमें नए दल के नाम का औपचारिक ऐलान होने की पूरी संभावना है। 1977 में बनी जनता पार्टी और 1989 में बने जनता दल के बाद ये तीसरा प्रयोग है जिसकी अगुवाई कर रहे हैं एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव। जनता दल का तीसरा एपिसोड बस शुरू होने वाला है, लिहाजा इस माहौल को समझना बेहद जरूरी है। पुराने जनता दल के युवा और ऊर्जावान नेताओं से उलट इस बार के जनता दल में अनुभवी और आजमाए हुए चेहरे हैं। साथ ही तीसरे संस्करण में शामिल लोहिया और जेपी के शिष्यों का एजेंडा कांग्रेस विरोध नहीं बल्कि बीजेपी का विरोध करना है। मोदी लहर में असर गंवाकर संसदीय राजनीति में तकरीबन हाशिए पर पड़े इन दलों के निशाने पर मुस्लिम, पिछड़े और दलित वोट बैंक हैं, जिसे दोबारा साधने की तमन्ना दिल में हिलोरे मार रही है। हालांकि बदली सियासत और बढ़ते युवा वोटरों के वर्चस्व के बीच 90 के फार्मूले कितना काम आएंगे, ये बड़ा सवाल है। हालांकि इसके लिए पद्म पुरस्कारों को लेकर सियासी बोल बोले जा चुके हैं। अकलियत को एक अदृश्य खतरे के प्रति लगातार आगाह किया जा रहा है और आरक्षण की राख में चिंगारी तलाशी जा रही है। कोशिश क्या है समझना मुश्किल नहीं। हालांकि जनता परिवार पार्ट 3 आंकड़ों के लिहाज से बेहद वजनदार है। नए प्रस्तावित दल में एक पूर्व पीएम, 2 पूर्व सीएम, एक वर्तमान सीएम और कुछ ऊंचे कद के नेता शामिल हैं। लोकसभा में 15 सीटें हैं, मगर मुद्दों के आधार पर अगर बंगाल की दीदी को साध लिया तो कांग्रेस से भी आगे नजर आएंगे। उधर राज्यसभा में इनकी ताकत 30 की है, जो सरकार की नाक में दम करने के लिए काफी है। हालांकि अजित सिंह और नवीन पटनायक का साथ न होना जनता परिवार की एकजुटता के अधूरेपन की कहानी बयान कर रहा है। वैसे जनता परिवार अभी तक जितनी बार भी टूटा है और बना है, उसके लिए जिम्मेदार जो वजहें रही हैं, वो आज भी मौजूद हैं। हालांकि समीकरण थोड़े बदले हैं। मुलायम और लालू समधी बन चुके हैं, लिहाजा यहाँ तो कोई दिक्कत होने से रही। लेकिन अहंग का क्या होगा, जिसके टकराव ने अतीत में बार बार जनता परिवार की मिट्टी पलीत की है। इसके अलावा इस परिवार के दिग्गजों के सामने कोर्ट कचहरी का चक्कर भी कुछ ज्यादा ही है। चारा घोटाले के एक मामले में लालू दोषी करार हो चुके हैं और जमानत पर बाहर हैं, तो ओम प्रकाश चौटाला तिहाड़ में हैं। मुलायम सिंह की आय से अधिक संपत्ति का मामला क्या मोड़ लेगा, ये सीबीआई और केंद्र सरकार को तय करना है। यानी नीतीश कुमार अकेले बेदाग चेहरे हैं इस परिवार के, जो कम से कम कचहरी के चक्कर से दूर हैं। मगर नीतीश का नाम आते ही लालू यादव चुप हो जाते हैं। हालांकि भाईचारा दिखाने में पीछे नहीं रहते। तो लब्बलू आप ये कि बुधवार को एकता की बांसुरी तो बज जाएगी, मगर इस सियासी सुर को हिट करेगा बिहार का चुनाव। जो जीत गए तो सियासत मुट्ठी में, वरना जनता परिवार 2-3 साल से ज्यादा कभी टिका है क्या? कौन सी नई बात हो जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जनता परिवार का विलय होने के बाद नया दल देश की राष्ट्रीय पार्टियों में से एक हो सकता है। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त दल को खुद ब खुद राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाता है और ऐसे में जनता परिवार में आने वाले 6 में से 5 दल समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेक्युलर और इंडियन नेशनल लोकदल चुनाव आयोग के इस मानक को पूरा करते हैं। सिर्फ कमल मोरारका की समाजवादी जनता पार्टी का कोई आधार नहीं है। यानी 5 दलों के एकजुट होने की सूरत में निर्वाचन आयोग नए
बनने वाले दल को राष्ट्रीय दल के तौर पर मान्यता दे सकता है। हालांकि नई पार्टी के गठन के लिए पुराने दलों के विलय, विभाजन और विघटन की प्रक्रिया आसान नहीं होगी। लोकसभा चुनाव अभी दूर है और आयोग के नियमों के मुताबिक स्थायी चुनाव चिन्ह और बाद में राष्ट्रीय दल के तौर पर मान्यता कायम रखने के लिए 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट के साथ 4 या इससे ज्यादा सदस्यों की जीत जरूरी होगी। आपको बता दें कि राजनीतिक दलों को मान्यता, निर्वाचन, प्रतीक, आरक्षण और आवंटन आदेश 1967 के नियमों के मुताबिक दलों के गठन के 30 दिन के अंदर आयोग के पास पंजीकरण कराना पड़ता है, जिसके बाद शर्तें पूरी करने पर राष्ट्रीय या राज्य दल के तौर पर मान्यता दी जाती है। तो ये तो एक पूरा प्रोसेस होता है जो हमने आपको समझाया है, लेकिन आपको बताते हैं यही कवायद जनवरी में भी की गई थी। 14 जनवरी का वो दिन था जब ये कवायद की गई थी और उस दिन भी माना जा रहा था, महज 3 महीने पहले ये माना जा रहा था कि नहीं, आज तो पूरी तरीके से जनता परिवार एक हो जाएगा और उसी कड़ी में कवायद कल ये शुरू हो रही है। अब देखना होगा किस तरीके से ये साथ में आता है जनता परिवार, कितना आगे हो पाता है, क्योंकि आपको बताएं जनता परिवार की अगर हम बात करें तो अगर हम एक तरीके से इतिहास को देखें तो इतिहास बहुत लंबा नहीं रहा है। चाहे हम 1977 की बात करें, इमरजेंसी के खिलाफ जब जनता पार्टी बनी थी, चाहे 1989 की हम बात करें जब जनता दल बना था, दोनों की अगर हम बात करें और दोनों के इतिहास की बात करें तो बहुत लंबा नहीं रहा। महज 2-3 सालों में ही कहीं न कहीं सिमट कर रह गया ये जनता परिवार। और ऐसे में बहुत अहम सवाल ये है कि इस बार ये जो नया भरोसा है कि नहीं लंबा चलेगा जनता परिवार, विलय अगर हो जाता है तो ये किस आधार पर हो रहा है, बहुत अहम सवाल है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि कई ऐसे फॉर्मूले हैं जो पुराने हैं, 90 के दशक के हैं, लेकिन अब उसे इस दशक में भी कहीं न कहीं आजमाने की कोशिश हो रही है। आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव में साफ तौर पर ये देखने को मिला था कि अगर परंपरागत राजनीति किसी ने की, अगर कहीं न कहीं जातीय समीकरण को बिठाने की कोशिश की गई तो जनता ने नकार दिया, क्योंकि युवा वोटर्स खास तौर पे चाहता है कि विकास की बात हो, देश को आगे ले जाने की बात हो, सही तरीके से सिस्टम चलाने की बात हो और ट्रांसपेरेंसी की बात हो। ये वो बातें हैं जो कहीं न कहीं जरूर हर एक पार्टी के लिए अहम होती है। और ऐसे में सवाल है कि क्या 90 के दशक का जो एक फॉर्मूला रहा है परंपरागत वोटों का, पिछड़ी अगड़ी जातियों को आगे करने का, उनके जरिए वोट पाने का, क्या ये कामयाब हो पाएगा अगर ये विलय होता है? क्योंकि यहाँ पर कई सवाल है, बहुत अहम सवाल है कि सारे दिग्गज एक साथ बैलेंस कैसे बनेगा। क्योंकि अगर देखें तो मुलायम सिंह यादव और लालू यादव संबंधी हो चुके हैं, इनके बीच कोई दिक्कत नहीं आएगी, जाहिर सी बात है। लेकिन वहीं अगर लालू और नीतीश के रिश्तों की बात करें तो ये सामान्य कैसे रहेंगे? जिस वजह से अतीत में जनता परिवार बिखरा, वो सारी वजह इस बार भी नजर आ रही हैं। और अगर इन पे गौर करें तो बहरहाल जनता परिवार में शामिल होने वाले दलों में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेक्युलर, इंडियन नेशनल लोक दल जैसी पार्टियां शामिल हैं। मौजूदा स्थिति में अगर इन पार्टियों की ताकत संसद में देखें तो लोकसभा में एसपी के 5, आरजेडी के 4, जेडीयू के 2, जेडीएस के 2 और आईएनएलडी के 2 सदस्य हैं। और 2 खास मेहमान चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं। लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता दीपक मिश्रा जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दीपक मिश्रा जी, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहती हूं कि अगर हम इतिहास को देखें तो चाहे हम जनता दल की बात करें, हम चाहे जनता पार्टी की बात करें, बहुत लंबा इतिहास रहा नहीं है इनका। महज 2-3 साल में ही एक तरीके से राजनीति सिमट गई थी, बिखराव हो गया था। इस बार जब जनता परिवार हो रहा है, विलय होने जा रहा है, तो क्या उम्मीद लगाई जा रही है? आखिर इस बार जो स्ट्रैटेजी है उसको इतने बिलीव के साथ कैसे देखा जा रहा है कि बहुत लंबा चलेगा ये विलय अगर हो जाता है तो? देखिए, ये विलय काफी लंबा इसलिए भी चलेगा कि ये दिल और दर्द के रिश्ते के साथ बन रहा है। एक सैद्धांतिक सहमति के साथ ये गठबंधन तैयार हो रहा है। वस्तुतः आप देखिए कि जितने दल इस जनता परिवार में हैं, सबका नाभि और विचार का संबंध है। सब राम मनोहर लोहिया जी और जयप्रकाश नारायण जी के शिष्य हैं। सारे दलों का जो नेतृत्व है। इसलिए चूंकि यहाँ पर एक सहमति, सैद्धांतिक सहमति है,
और जोड़ने वाली जो डोर है इन मणिकों को वो वैचारिकी है, इसलिए बहुत लंबा चलेगा। फिर हमारे पास 67 के इतिहास, 67 की सबक है, 77 की सबक है, 89 की सबक है। तो हम इतिहास से सीख कर, इसीलिए आप देखे होंगे कि जब जनता परिवार चर्चा में आया तब से लेके अब तक सारी पूर्व पीठिका तैयार हुई है। नहीं दीपक जी, लेकिन एक अहम सवाल तो ये भी है कि ये भी तो एक बहुत हकीकत है कि अब तक जो जनता परिवार था वो हमेशा अगर देखें तो कांग्रेस विरोधी रहा। इस बार पहली बार ये मौका है जब आप बीजेपी विरोधी हो रहे हैं, तो ये नहीं लग रहा है कि लोहिया और जेपी के जो शिष्य हैं वो अपनी मूल एक तरीके से विचारधारा से कहीं ना कहीं अलग हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल विचारधारा से अलग नहीं हो रहे हैं। हम शोषक पूंजीवादी ताकतों से लड़ते रहे हैं। गैर कांग्रेसवाद का जो नारा था वह वस्तुतः एक तात्कालिक दवा थी। सैद्धांतिक लड़ाई आप देखिए कि हम जो वर्ग हमारे सिद्धांतों को मूर्त रूप देने में बाधक रहा है, हम उसके खिलाफ लड़े हैं। आप 77 की लड़ाई देख लीजिए। तो आज कांग्रेस जो पूरी तरीके से धूल धूसरित हो चुकी है, हाशिए पर आ चुकी है, उसका स्थान भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया है। बिल्कुल। चलिए, ज्ञानेंद्र जी भी है। ज्ञानेंद्र जी, आप कितना सहमत हैं इन विचारों से? आप खुद देख लीजिए। देखिए, एक बात तो मूलभूत समझनी चाहिए। जैसे अभी दीपक कह रहे हैं कि हम लोग डॉक्टर लोहिया के अनुयायी हैं, तो डॉक्टर लोहिया के अनुयायी तो ये पहले भी थे, जब आपस में खूब इनकी लड़ाई हुई, खूब झगड़े हुए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इससे दो बड़े फायदे होंगे इनके एकीकरण से। एक पहला तात्कालिक फायदा तो ये होगा कि बिहार में चुनावी लाभ इनको मिल सकता है, क्योंकि अभी पिछले दिनों जब वहां उपचुनाव हुए तो जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी लालू यादव की आरजेडी जब मिल गए ये, तो इन्होंने बीजेपी को उपचुनाव में हरा दिया था। तीसरी बात ये है कि वहां पे बिहार में कांग्रेस को भी ये साथ में ले रहे हैं, और कांग्रेस ने कहा हमें कोई परहेज नहीं है। अगर कांग्रेस भी इनकी बोट पे नाव पे सवार हो जाती है तो एक बहुत फॉर्मिडेबल फोर्स वहां पे बनेगा, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो वोट है, जो एंटी बीजेपी वोट है, उसके एकीकरण में बहुत ही सार्थक उपाय कर पाएगा। दूसरी बात यह है कि एक जो और लाभ आपको मिलेगा वो राज्यसभा में आपके 30 सदस्य, ये एक बहुत बड़ा दबाव आप बना सकते हैं। और जो दल इस महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं वे अपनी 3 राज्यों की सरकारों, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लिए अधिक केंद्रीय सहायता की मांग कर सकते हैं। उसके लिए उनसे बार्गेन कर सकते हैं और अपनी ताकत दिखा के दूसरे दलों पर भी, कांग्रेस पर खासतौर से दबाव बना सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी पे। फिलहाल सबसे पहला लक्ष्य है बिहार, इसके बाद 1917 में उत्तर प्रदेश का नंबर आएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में ज्यादा इस गठबंधन से कोई लाभ होने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें जब तक सपा और बसपा का एकीकरण नहीं होता है तब तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती। यहाँ पे त्रिकोणात्मक और चौमुखी लड़ाई हमेशा रहेगी। बिल्कुल। ज्ञानेंद्र जी, ये भी एक बहुत अहम सवाल यहाँ पर उठता है कि ठीक है, आप बहुत तरीके की जो एक बातें आप यहाँ पर रख रहे हैं कि किस तरीके से सार्थक हो सकता है ये जनता परिवार अगर इसका विलय कल हो जाता है तो। लेकिन एक बहुत बड़ी हकीकत ये भी है कि इसमें वो दिग्गज भी शामिल हो रहे हैं जो एक तरीके से अपनी अलग अलग जगह रखते हैं राजनीति में, अपने पार्टी के सर्वोच्च स्थान पर है। ऐसे में इन सभी को साधना, बैलेंस करके चलना, ये कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इस जनता परिवार में भी वो सारे के सारे तत्व, वो सारे एलिमेंट मौजूद हैं, वो सारी वजह मौजूद हैं जो एक तरीके से अगर हम देखें तो 1977 या 1989 की बात करें तब क्यों विघटन हुआ था, उसकी सारी वजह इसमें मौजूद है। तो क्या इन चुनौतियों से पार पा पाएगा ये जनता परिवार? इस सवाल के साथ लौटूंगी, दोनों खास मेहमान बने हुए फौरन लौटेंगे। लेकिन उसके पहले प्रस्तावित जनता दल के विलय को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चुटकी ली और सुनिए पटना की रैली में क्या बयान दिया उन्होंने। ये समागम देखने के बाद मैं निश्चित रूप से यहां से निश्चित होकर जाने वाला हूं कि महागठबंधन हो या महाविलय हो, सरकार 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। मैं लालू जी को भी कहना चाहता हूं कि शून्य में शून्य का योग बना लो तो शून्य ही होता है, 0 + 0 0 ही होता है। कितने भी गठबंधन कर लो, कुछ नहीं होने वाला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने वाली।
तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं जनता परिवार, जिसके विलय की कल पूरी तरीके से एक संभावना बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि कल विलय हो जाएगा और इसके बाद क्या कुछ हो सकता है। फिलहाल उस विलय से पहले क्या कुछ चुनौतियां, ये भी हम बात कर रहे हैं। बात की क्या चुनौतियां, ये भी हम बात कर रहे हैं। और इसके पहले किस तरीके का इतिहास रहा है, उस पर भी हम लगातार विश्लेषण कर रहे हैं। दो खास मेहमान हैं। लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शर्मा जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता दीपक मिश्रा जी हैं। दीपक जी, सवाल आपसे मैं करना चाहती हूँ कि जिस समीकरण को साधने के लिए जनता परिवार एक तरीके से दोबारा वापसी कर रहा है, क्या ये माने कि उस फॉर्मूले को अब साध लिया जाएगा? क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसको ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल। और यहाँ समीकरण की बजाय आप सिद्धांत का नाम दें तो ज्यादा अच्छा है। सांप्रदायिक ताकतों को रोकने की प्रतिबद्धता का नाम दें तो ज्यादा अच्छा है। और एक चीज आप देखिए, जो आशंकाएं जो व्यक्त की जा रही हैं कि इसका भविष्य क्या होगा। देखिए, अब तक में कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि नेतृत्व स्पष्ट हो। इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि टिल फर्स्ट डेट इस पूरे एपिसोड में आप देखिए तो मुलायम सिंह जी के नेतृत्व की बात पे किसी ने उंगली नहीं उठाई, कहीं भी उंगली नहीं उठाई गई। दूसरा, नेतृत्व स्पष्ट है, नियत स्पष्ट है, नीति स्पष्ट है, जो लोहिया और जयप्रकाश जी द्वारा प्रतिपादित है। तो जब नीति स्पष्ट है, नेतृत्व स्पष्ट है, नियत स्पष्ट है, तो कहीं से भी किसी प्रकार की आशंका नहीं उठती है। जी बिल्कुल। ज्ञानेंद्र जी, बात यह है कि दीपक मिश्रा जी कह रहे हैं चूंकि सारी चीजें स्पष्ट है, इस बार नेतृत्व स्पष्ट है, दिग्गजों का एक तरीके से जो उनकी मंशा है वो स्पष्ट है, कोई चुनौती ही नहीं है इस बार। तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बात यह है कि इस जो नेतृत्व है, जो छत्रप हैं, जो शामिल हो रहे हैं, एक साथ मिल रहे हैं, इनके पास जो ड्रॉबैक्स क्या है। एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि यूथ लीडर्स इनके पास नहीं है। जो उभर के लोग आ रहे हैं वो बहुत वयोवृद्ध नेता हैं। और खासतौर से हरियाणा में एक ऐसी पार्टी को आपने साथ में ले रखा है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हुए हैं। लेकिन एक बात जो फायदे की इनको है वो ये है कि आरएसएस ने हमला बोला है इस नए गठबंधन पर। आरएसएस वाले कह रहे हैं कि भाजपा के प्रति जो अनटचेबिलिटी का सिद्धांत है ये उचित नहीं है। लेकिन ये बात भी ध्यान देने वाली है कि बीजेपी को जो अनटचेबल माना जाता रहा है ओवर द इयर्स, सालों साल, उसको टचेबिलिटी की ओर कौन खींच के लाया? आखिर नीतीश कुमार भाजपा के साथ ही सरकार में थे, उनके ही भाजपा के ही उप मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया था, जिसके साथ मिलकर काम कर रहे थे। भाजपा के साथ कितने बार इन्होंने शेयर किया, सत्ता शेयर की। तो भाजपा की अनटचेबिलिटी समाप्त करने में इन्हीं दलों का हाथ है। अब ये बात ठीक है कि आप वो बीजेपी से लड़ते लड़ते आप कांग्रेस, पहले आपने एंटी कांग्रेस, गैर कांग्रेस, गैर भाजपा गठबंधन खड़ा किया था। अब आप गैर कांग्रेस का किनारा कर लिया, अब बीजेपी के खिलाफ आप आए। लेकिन सवाल ये उठेगा कि बीजेपी के खिलाफ अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो स्थानीय स्तर पर, राज्यों के स्तर पर आपको एकीकरण वोट का करना होगा। उत्तर प्रदेश में जो पिछला 2014 का लोकसभा इलेक्शन हुआ था, सपा और बसपा को दोनों को अगर वोट मिला लिए जाए तो 3 करोड़ और 39 लाख वोट मिले थे। 3 करोड़ 39 लाख, जो बीजेपी से सिर्फ 4 लाख थे। बीजेपी को 3 करोड़ 43 लाख वोट मिले थे, जो सिर्फ 4 लाख वोट कम थे। तो लेकिन सपा और बसपा का एकीकरण संभव नहीं है। इसलिए एक मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर बनेगा कि देखिए, अगर बीजेपी को हराना है तो जो सेकुलर वोट है उसको आप कह सकते हैं, जो अगर बीजेपी को हराना है तो मेरे पास आइए, क्योंकि मैंने पिछले 2012 के चुनाव में ये दिखा दिया सपा ने कि हम अकेली दम पर सरकार बना सकते हैं। ये बात आप ज्यादा एड्रेस करेंगे। आप बिल्कुल देखना होगा भविष्य को आके, जब कल अगर ये विलय हो जाता है तो उसके बाद क्या कुछ रहता है, कैसे आगे बढ़ाया जाता है और कैसे साधा जाता है उस फॉर्मूले को जिसके तहत इस बार एक तरीके से ये कहें कि बीजेपी के खिलाफ तैयारी हो रही है लड़ाई की। देखना होगा क्या कुछ संभावनाएं नजर आती हैं और किस तरीके से जनता का साथ मिलता है। आप दोनों ही खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।